Hello बच्चों, good morning. Welcome you all in the next video lecture. In the next chapter we are going to begin from physics, that is force and Newton's laws. Biology का next chapter हम इस chapter के बाद cover up करेंगे क्योंकि ये chapter बहुत important है. Recently हमने first chapter का revision complete किया हुआ है और ये chapter first chapter के numerical से मिलता जुलता है, इसलिए हम इस second chapter को series में cover up कर रहे हैं. While we will go through live classes. Just after this chapter we will discuss the biology first chapter, that is cell theory or cell. So let me begin with the next chapter, force and Newton's laws. Actually this chapter and previous chapter has been part of the 11th standard the branch of physics that we call mechanics. पिछले चैप्टर का जितना डिस्कशन हुआ उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स. So you must write down the beginning of this chapter, the definition of kinematics. In this chapter, in this video, you have to prepare your notes. So get ready with your pen and your notebook that is being made for the able classes, for the coaching classes. So write down kinematics. What is kinematics? The kinematics which we have discussed in the previous chapter. Kinematics is the branch of physics. Kinematics is the branch of physics that deals with the study of motion. Kinematics is the branch of physics that deals with the study of motion. I hope you all are writing. जिसने पेन और नोटबुक नहीं निकाला है, just take out the pen notebook and just pause the video and rewind it from the back and make your notes. Kinematics is the branch of physics that deals with the study of motion without studying the cause of motion. Without studying the cause of motion. अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने कितना डिस्कशन किया. हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग चेंज होगी. हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन में होने के बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगा. पता चला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, एवरेज स्पीड होगी, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जाएगी. लेकिन पूरे चैप्टर में कहीं पे भी हमने ये डिस्कशन नहीं किया कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा. ये हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए डिस्कस करेंगे. दूसरा है डायनामिक्स. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम डायनामिक्स. डायनामिक्स लिखेंगे. डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, with studying the cause of motion. With studying the cause of motion. डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक्चुअली मोशन का कॉज क्या है. कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन में आएगा, कोई बता पाएगा? क्या लगाना पड़ेगा उस पे? फोर्स. ये मार्कर यहां रखा हुआ है तो तब तक रेस्ट में, जब तक कि इस पे क्या लगाया जाता? फोर्स. तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जैसे स्कूटर रखा हुआ है या बाइक रखी हुई है, अगर आप उसको मोशन में लाना पड़ता है तो आपको इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड व्हाट डज द इंजन इंपार्ट टू यू? फोर्स. तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब आएगा जब आप उसमें क्या लगाएंगे? फोर्स. सो व्हाट एक्चुअली फोर्स इज? फोर्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे. फोर्स क्या है? द एजेंट पुश और पुल दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मान लीजिए अगर मैं इस दीवार को धक्का मार रहा हूं, is this ball is getting displaced? No, but what I am exerting? Force. That's why we need to mention a word that try, that change or try to change the position of an object. फोर्स हमेशा एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होगा. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, उसको मोशन में लाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, उसको रेस्ट में लाना है तो भी क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स. अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपको रुकना है तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे एंड द ब्रेक विल एक्सर्ट द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. सो व्हाटएवर द चेंज यू वांट इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, you need to apply an agent that we call force. So first definition of this chapter after kinematics and dynamics, you will write down force. लिखेंगे the agent push or pull, the agent push or pull that change or try to change, the agent push or pull that change or try to change the position of an object
that change or try to change the position of an object is called force. Line change करके लिखेंगे force is denoted by symbol F and measured in Newton. The force is denoted by symbol F and measured in Newton. ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स. टाइप्स ऑफ फोर्स. लाइन चेंज करके लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स. पहले लिखेंगे बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स के अंदर लिखेंगे आप when a number of forces acting simultaneously on a body, when a number of forces acting simultaneously on a body and do not bring about any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line, the forces are said to be balanced forces. लाइन चेंज करके लिखेंगे नोट डाल के, ऐसे नोट बनाएंगे ब्रैकेट के अंदर, इसमें लिखेंगे द रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स is always zero. नोट कंप्लीट हो गया. चलो बात करते हैं बैलेंस फोर्स क्या है. अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उस केस में हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहा है. क्या लग रहा है? बैलेंस फोर्स. मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अगर इसमें यहां से हम बराबर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, क्या रखें? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन. 5 न्यूटन का फोर्स आप चारों तरफ से लगा रहे हैं. Will this object is going to be moved in any direction? No. The object will be stand in the particular direction. Suppose it is marker. If I just want to pull it from both the sides, is it going to be moved in any direction? No. तो इस केस के जो फोर्सेस होंगे उनको हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे. So the balance force never brings out any change in the state of object. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट नहीं रहेगा, और मोशन में तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में. ठीक है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फोर्स जरूर लग रहा होगा. इन फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे. ऐसे फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट देखिए, ये 5 न्यूटन इससे कैंसिल हो गया, ये 5 न्यूटन इससे कैंसिल हो गया, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? 0. If the number of forces acting on an object and produce the net resultant 0, then we call the forces are balanced force. ऐसे फोर्सेस क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, पर उसका शेप कभी-कभी चेंज कर सकते हैं. सपोज यू आर हैविंग बलून इन योर हैंड. If you want to push the balloon from both the palm, आप उसको अगर पुश करेंगे तो don't imagine my stomach as a balloon, लाइक हो. अगर एक बलून को आप ऐसे पुश करेंगे तो what will happen? The balloon will change its shape. बलून क्या होगा? उसका शेप चेंज करेगा. So the balanced force sometimes deform the shape of the object, but they cannot produce the motion. That we call balanced force. दो चीजें याद रखेंगे. बैलेंस फोर्स पर रिजल्टेंट 0 होगा और वो कभी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं करेंगे. नेक्स्ट लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स, ये वाला फिगर बैलेंस फोर्स में बना लेना आपको, याद रहेगा 5 न्यूटन. अनबैलेंस्ड फोर्स when a number of
forces acting simultaneously on a body. When a number of forces acting simultaneously on a body produces in it a change in its state of rest, produces in it a change in state of rest or of uniform motion in a straight line, then the forces are said to be unbalanced force. Then the forces is said to be unbalanced force. For example, दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, यहाँ से 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 15 न्यूटन लग रहा है। मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो किस डायरेक्शन में आएगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। जिस डायरेक्शन में फोर्स आता है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। तो इन पर्टिकुलर केस में जहां पे कि फोर्स बैलेंस नहीं होते, ऐसे फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। If they will comes in motion, then the object will move in the particular direction of the resultant force. So this is they are called unbalanced force. Line change करके नोट डाल के लिखेंगे। Unbalanced force produces a non-zero resultant force. Unbalanced force produces a non-zero resultant force. A non-zero resultant force. Full stop. Unbalanced forces brings out the change in state of matter. Brings out the change in state of matter. Unbalanced force जो है वो state of matter में change लेके आता है। Next heading बहुत important, inertia. That on the next heading, बड़ा heading बनाएंगे इसको, inertia. पहले लिख लें फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। The inherent property of a body by virtue of which a body at rest tends to remain at rest. Tends, T-E-N-D-S. Tends मतलब रहना चाहती है, tends to remain at rest. The inherent property of a body by virtue of which a body at rest tends to remain at rest, and a body in motion tends to continue moving with same velocity in same direction is called inertia. चलो, inertia का एक्चुअल मीनिंग है वो है आलसीपन। हम लोगों के अंदर इनर्शिया बिल्ट इन है, चाहे ऑब्जेक्ट लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया होता है। हम जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। मान लीजिए किसी का अभी जैसे आप लोग लॉकडाउन में घर के अंदर है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, घर वालों तो आपका मन नहीं लग रहा है क्योंकि आप अभी उस स्टेट में हैं जहाँ पे आप पढ़ना नहीं चाहते, तो वहां से आपको पढ़ाई लिखाई की तरफ मुड़ने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपको करने में दिक्कत होगी। सुबह जब आप बिस्तर पर होते हैं तो उठने में हमको दिक्कत होती है। सुबह स्कूल जाना होता है तो 6 बजे उठना पड़ता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। बिकॉज वी आर एट रेस्ट, वी वांट टू रिमेन एट रेस्ट। फिर क्या होता है, हम तब तक रेस्ट में रहना चाहते हैं, हम तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते हैं। कोई हर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करने में दिक्कत होती है उसको। और कब करते हैं हम अपनी पोजीशन चेंज? हम पोजीशन चेंज तब करते हैं जब हम पे फोर्स लगता है। बिस्तर में पड़े पड़े जब मम्मी जो है वो आपको फोर्स लगाए, नारायण बोली उठ जाओ, जब आप पे एक्स्ट्रा बर्डन लगाया जाएगा कि जल्दी उठ जाओ, टाइम हो गया है, फोर्स लगाया जाएगा, तब जाके आप उठेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें, एक ग्लास लें, ग्लास
ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखे, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखे, ग्लास में, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन, और कार्डबोर्ड को ना ऐसे ऐसे रख के ना ऐसे पुश कर दो। व्हाट डू यू फील वेयर विल द कॉइन विल गो? इज द कॉइन विल गो विद द कार्डबोर्ड और विल इट विल कम इनटू द ग्लास? क्यों? जब कॉइन कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है तो कार्डबोर्ड जब जा रहा होगा ग्लास के ऊपर से, तो पहले कॉइन की स्टेट जो है वो रेस्ट में है, और वो कहाँ रहना चाहता है? रेस्ट में। तो कार्डबोर्ड और कॉइन के बीच में आपस में डिस्कशन होगा, बोले मेरे ऊपर फोर्स लग गया, मुझे जाना है, तुझे चलना है? बोले नहीं। क्यों नहीं चलना? बोले मैं रेस्ट में हूँ, रेस्ट में रहना। मर कार्डबोर्ड आगे, कॉइन नीचे। ओके, सो दिस वी कॉल्ड इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर स्टेट में है वो वही रहना चाहता है। आपने कभी कभी फील किया होगा कि जब आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में होती है और सडनली आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप गाड़ी वहां नहीं रोक सकते जहां आपने ब्रेक लगाया है। It will take some distance to get stopped. इवन ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रोल नहीं करेगी तो स्लाइड करते हुए आगे निकल जाएगी, स्लाइड ही हो जाएगी गाड़ी के अंदर। क्यों हो रही है? क्योंकि गाड़ी की टेंडेंसी थी मोशन में रहने की, तो वो मोशन में रहना चाहती है। आपने फोर्स लगाया, उसके बाद कहीं आके वो रेस्ट में आएगी। सो व्हाटएवर इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये मत करना कि कल से अगर घर वाले जल्दी उठा रहे हैं तो वो बंदा मैंने इनर्शिया में पड़ा है ना। इनर्शिया इज बिल्ट इन, जिसे अगर मान लीजिए घर पे आप ये जैसे ये बोर्ड, ये मार्कर मैं इसमें यहाँ पे रखता हूँ, तो ये मार्कर अगर यहाँ रखा है तो यही रखा रहेगा, कल आके मुझे इधर ही मिलेगा। ये अपने आप में घूम के वॉक करके घूम के नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की, ये रेस्ट में पड़ा रहेगा। कब तक पड़ा रहेगा? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और वो एक्सटर्नल फोर्स इसको फोर्स ना करे टू गेट मूव ऑन, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। So this is known as inertia. It is the inherent property of a body. The object is at rest, tends to remain at rest. The object in motion tends to remain in motion with uniform velocity, with the uniform speed in the same direction. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर है? व्हाट इज इनर्शिया? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब ये हमने कहीं से पैदा नहीं की, ये हमारे अंदर बिल्ट इन है, ये सबके अंदर होती है। सो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन इज नोन एज इनर्शिया। इन लाइन चेंज करके लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। Types of inertia. पहले लिखेंगे inertia of rest. Inertia of rest. Inertia of rest. इसमें लिखेंगे an object at rest tends to remain at rest. An object at rest tends to remain at rest is known as inertia of rest. It's known as inertia of rest. Example लिखेंगे हम, examples. The passengers fall backward. The passenger falls backward when their bus starts suddenly. ये example है. The passenger falls backward when their bus starts suddenly. Imagine करिए आप एक बस में खड़े हुए, बस सडनली स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट कर देती, तो बस कहां जाएगी? आगे, और आप कहां जाएंगे? पीछे। ऐसा खड़े, ऐसे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सिचुएशन थी, हमारी कंडीशन थी रेस्ट में रहने की, और जब बस आगे जा रही तो आपकी रेस्ट की कंडीशन कहां छूट रही? पीछे। योर बॉडी डज नॉट वांट टू मूव बिकॉज इट वाज एट रेस्ट, इट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट, सो योर बॉडी फील्स टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हिच वेयर द पोजीशन ऑफ रेस्ट। हमारे जैसे पैर और स्लो, आपका जो बॉडी आपके जो बस का फ्लोर होगा उसमें क्या होगा? आपके पैर बस के साथ आगे चलना शुरू करेंगे, बट द बॉडी, होल बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये अपनी पोजीशन रिटेन करने के लिए कहां जाएगी? पीछे। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा, then the body will come into the motion. So we can say
if the bus starts moving suddenly, the passenger feels a jerk backward. That is because of inertia of rest. Next again. Second example. When the branch of tree is shaked vigorously, vigorously. When the branch of tree is shaked, shaked vigorously, some of the leaves and fruits gets detached. Some of the leaves and fruits gets detached. जब एक ट्री को आप विगरसली शेक करते हैं, किसी ब्रांच को शेक करते हैं, तो क्या होता है? लीव्स गिर जाते हैं. Initially the leaves is at rest and they are in contact with the branch. When you will apply the force on the branch, then the branch will come in motion. क्योंकि force branch पे लगता है. The branch will say to the leaves that the force has been applied, we want to come in the motion, do you want? They say no. Why? They want to remain at rest. तो branch आगे, leaf पीछे. तो कहाँ है कि leaves पीछे. Right on the next one. A coin placed over a cardboard. A coin placed over a cardboard falls in the tumbler when the board placed above the tumbler. A coin placed over a cardboard falls in the tumbler when the board placed above the tumbler is pushed ahead suddenly. Pushed ahead suddenly. मतलब जो अभी एग्जांपल हमने पढ़ा था कि कार्डबोर्ड और कॉइन नीचे आ रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का इस्तेमाल करके हम क्या क्या डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या यूज कर रहे हैं. देखेंगे. To remove dust from the carpet. First देखेंगे हम. To remove dust from a carpet, it is beaten by a stick. B-E-A-T-E-N, beaten by a stick. To remove dust from a carpet, it is beaten by a stick. Full stop. The carpet moves forward. The carpet moves forward, but the dust particles stay behind.